देखिए जिस तरह से आप भी अभी बता ही रहे थे, खैर सब कुछ हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए बता ही दिया है कि तमाम एनडीए घटक दल की बैठक भी होगी और साथ ही साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर जुड़ेंगे। देखिए इस शपथ समारोह में दो चीजें जो हैं वो बीजेपी सामने रखने की कोशिश करेगी। एक तो साफ सी बात है कि सबका साथ सबका विकास, जिसको लेकर बीजेपी हमेशा से आगे रही है, और इस लाइन पर जो है अब देखिए नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में बीजेपी का जो खुद का आकलन है वो ये है कि 80% जो वोट है, बीजेपी का मानना है कि वो दलित वोटर्स के मिले हैं। और आज का दिन ऐतिहासिक इस मायने में भी है क्योंकि आज है वाल्मीकि जयंती और आज के दिन इस शपथ ग्रहण समारोह को रखा गया है जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 विधायक ऐसे हैं जो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो इस बार जिन्होंने जीत हासिल की है। और ऐसे में आज के दिन को ओथ सेरेमनी के लिए चुना गया है। ये अपने आप में मैं इसीलिए कह रही हूं कि महत्वपूर्ण है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो दुष्प्रचार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था कि दलितों के साथ नहीं है बीजेपी सरकार, उस भ्रमक को खत्म करने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी। और दूसरी बात ये कि तमाम एनडीए घटक के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे, तो ऐसे में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है कि एनडीए की तरफ से दिखाया जाएगा। कल एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था तमन्ना, और वही एक शक्ति प्रदर्शन आशीष जो है आज देखने को मिलेगा। लेकिन तमन्ना एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जो बीजेपी की आज घटक दल की बैठक होने जा रही है दोपहर 3:30 बजे के बाद, बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक को संबोधित करेंगे। इसके मायने क्या माने जाएं? क्या महाराष्ट्र चुनाव और इसके अलावा झारखंड चुनाव को लेकर भी बड़ी बातें कह सकते हैं? किस तरह से संगठित रहिए ताकि इन दोनों ही चुनाव में जीत हासिल हो? बिल्कुल, और देखिए ये बात आपने खुद भी कह दी, इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया क्योंकि ये बैठक कहीं ना कहीं इस चीज़ पर जोर देगी कि किस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड को साधना है। और जो मंत्रियों की जो कैबिनेट मंत्री आज चुने जाएंगे उसमें भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा क्योंकि अगर मंत्रियों की भी बात करें, हरियाणा कैबिनेट में माना यह जा रहा है कि ज़्यादा मंत्री जो होंगे वो नए होंगे क्योंकि 2 ही ऐसे मंत्री हैं जो जीतकर इस बार आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड को साधने की कोशिश होगी और जातीय समीकरण जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाली है। तमन्ना, हम आपके पास वापस लौटेंगे, तो वहीं सौरभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रेम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले सौरभ दुबे जी आपके पास हम यहाँ पर आएंगे और आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि आज का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए काफी ऐतिहासिक है, खास तौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि कल उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर में देखा, आज उनकी बारी है, आज वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसलिए तमाम जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यूटी के जो है उप मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं यहां पर। किस तरह से आज के शपथ ग्रहण को आप यहां पर देख रहे हैं, कल के हिसाब से अगर जोड़ करके देखा जाए तो? देखिए, निश्चित रूप से जो है मैं तो देखता हूं कि ये जो जनता का शक्ति प्रदर्शन है, जनता जनार्दन ने जो इतने भारी बहुमत से जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो कहीं ना कहीं जनता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और इस जनता के सम्मान के लिए जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जिनका भी संभव हो सकता है वो इस शपथ ग्रहण में रहेंगे, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक जीत है। ये जीत ऐसी है जो कई आप लंबा एक इतिहास निकालेंगे तो उसमें लगातार 3 बार जो है वो जीतने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कायम किया है। और हरियाणा की जनता को इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है, वहां के पहलवानों को, वहां के किसानों को, वहां की महिला को, वहां के नौजवानों को, वहां के दलितों को, वहां के पिछड़ों को, ये वहां के जाट समुदाय को, लगभग सारे समाज के लोग जो है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बम्पर सीटें दी है। और निश्चित रूप से जो ये सरकार बनेगी तो इसमें सारे जितने भी जनता के जो है प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होंगे, चाहे वो किसी भी समाज से आते हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को शामिल करके उन लोगों को मंत्रिमंडल में ऐसे पदों पर रखेगी जहां से वो जनता के विकास के कार्यों को आगे आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल है। आंचल, एक बड़ा दिलचस्प इस पूरे, अगर कल जो विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव पास हुआ, बताया यह जा रहा है कि विधायक दल की बैठक से पहले बहुत ही ज्यादा एक अंदर कोलाहल मचा हुआ था, क्योंकि एक तरफ राव इंद्रजीत थे तो दूसरी तरफ अनिल विज थे। क्या ये पार्टी को लगा कि कहीं ये इनके नामों का आगे ना कर दिया जाए, यही वजह है कि
राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह वहां पर पहुंचे और उसके अमित शाह के आने के बाद किसी दूसरे का नाम फ्लोट पर नहीं आया, यानी विधायक दल के नाम में किसी ने अनिल विज का नाम आगे नहीं किया या राव इंद्रजीत का नाम आगे नहीं किया, और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी का नाम आगे किया गया अनिल विज के द्वारा। बिल्कुल, देखिए चर्चाएं तो ये भी थी कि अमित शाह जी ने पहले ही देखिए मिठाई खिला दी थी नायब सिंह सैनी को, यानी कि नाम विधायक दल की बैठक से आने से पहले ही उनको मिठाई खिला दी गई थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था कि अमित शाह जी को पर्यवेक्षक बना के इसीलिए भेजा गया था क्योंकि देखिए हरियाणा को जीत कर आना ये भी भाजपा के लिए नाक का सवाल था। वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरह की परिस्थिति बनी हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ विवाद बना हुआ था, 3 खेमे बन चुके थे, तो ऐसे में अमित शाह ही थे जो कि देखिए डैमेज कंट्रोल कर सकते थे, उनको ही पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। उन्होंने ही, क्योंकि अमित शाह ही हैं जिनके सामने देखिए जितने भी भाजपा के नेता हैं वो बगावत करने से डरते हैं या फिर अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, और यही कारण था कि किसी तरीके का विवाद ना हो, जिसके लिए अमित शाह जी को वहां भेजा गया था। उसके बाद देखिए उन्होंने नायब सिंह सैनी के नाम की वहां बिल्कुल अच्छा, तो यही वजह रही है कि 4 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाता है, जीत हो जाती है तीसरी बार, और उसके बाद देखिए कल यानी कि इतने दिन लग गए यहाँ पर सीएम के चुनाव को लेकर। इसके पहले हमने बैठकों का दौर भी देखा मनोहर लाल के घर पर दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए तमाम बैठकें हुई थी और आपने ये भी देखा होगा कि नायब सिंह सैनी, जो कि देखिए अक्सर हमने देखा है कि कई सीएम ऐसे होते हैं जो कि शपथ ग्रहण के बाद जो है वो तमाम दिग्गजों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी ने बल्कि जैसे ही वो हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उसके अगले ही दिन वो सुबह सुबह दिल्ली आ जाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, उसके बाद देखिए जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से करते हैं, इवन देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे वो तमाम नाम, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है लिस्ट में, जिनसे सबसे उन्होंने मुलाकात की। और देखिए कहीं ना कहीं एक कह सकती कि जो शीर्ष नेतृत्व से एक समर्थन है वो पहले ही उन्होंने बना लिया था, क्योंकि उनको पता था कि राज्य में उठापटक काफी ज्यादा चल रही है। हालांकि देखिए ये कह सकते हैं मनोहर लाल जी, जो कि देखिए कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी के गुरु भी हैं एक तरीके से, वो भी पहले उनसे मिले थे, उनका समर्थन लिया, तो कुल मिलाकर यूं कहें कि यूं ही अमित शाह को राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। संजीव कौशिक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं। संजीव जी, अब थोड़ा सा एक बार मंत्रिमंडल पर चर्चा कर लेते हैं कि जातियों के हिसाब से किस तरह से मंत्रालय दिया जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं ब्राह्मण जाति पर। मूलचंद शर्मा एक बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति में और भाजपा के जो बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं उनमें से एक हैं। तीसरी बार लगातार वो चुनकर विधायक आए हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल है उसमें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मूलचंद वर्मा जी पर जो है बीजेपी जो है वो विश्वास जता रही है? देखिए अजय जी, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता पर काबिज हो रही है और बड़े शानदार तरीके से उसने अपनी जीत दर्ज की है। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव एक तरह से वो ब्रेकर था जिसको तोड़ना बेहद जरूरी था। यदि यहाँ वो उड़ूज करती तो आने वाले रास्ते उसके लिए बहुत कठिन भरे होते, चाहे वो झारखंड में हो या फिर महाराष्ट्र में हो। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से, या यूं कह ले कि फ्री स्टाइल कुश्ती में अपनी लड़ाई लड़ी और उसमें उसने जीत हासिल की है। रही बात समीकरण की बात, आपने जो सवाल पूछा, यह बात बिल्कुल सही है कि जिस समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को दोबारा स्थापित करने का प्रयास वादा किया था और उसको उन्होंने निभाया भी, उसी तरह से वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी भी तबके में ये मैसेज आए कि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी जाति विशेष को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और बाकी को हाशिए पे डालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देख रही है कि इस तरह के सत्पुरुषों को किस तरह से हवा दी जा रही है और उसको बैलेंस करने में कितना उसका ऊर्जा व्यतीत हो रहा है। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रखेगी। और एक बात और है कि जीत के कई किस्से होते हैं और हार की समीक्षा होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। शुरुआती दौर से ही हमने देखा कि उसके अंदर भी कई खाने में लोग बटे हुए थे, लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक तरह से बड़ी शानदार तरीके से काम किया और उसको उस असंतुष्ट को या उस असंतोष को एक दूसरे रास्ते के द्वारा बाहर निकाल करके जीत में परिणत कर दिया। ये कलाबाजी भारतीय जनता पार्टी के पास तो है ही। कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता आते आते बिछड़ गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ये सालने वाला वक्त रहेगा आज के वक्त में। लेकिन सौरभ दुबे जी, एक सवाल यहां पर यह उठता है, जो सूत्रों से पता चला है कि सभी जातियों को यहां पर बराबर मंत्रिमंडल में जगह देने की कोशिश की जा रही है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 पंजाबी, 2 जाट, 2 यादव, 2 दलित, 2 पिछड़ा वर्ग, 1 ब्राह्मण,
एक गुज्जर और एक वैश्य समुदाय से व्यक्ति को यहां मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है? मैंने पहले ही कहा कि समाज के जो सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों को इस मंत्रिमंडल में शामिल करना ही जो है उनका लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी का जो अब सरकार बनने जा रही है, जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार, नया मंत्रिमंडल बनेगा। और एक बात और है, आपने तो जातियों के आधार पर नाम लिया, साथ ही साथ युवाओं को भी जो है इस बार तो जो है वो तवज्जो दी जा रही है। पलवल से गौरव गौतम जीत करके आए हैं, उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो युवा प्रतिनिधित्व की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कही थी, मंच से, अब उसको भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडलों में जो है वो स्थान देने का काम किया जा रहा है। हाँ, ये ठीक है कि जो जाट समाज है और जो वाल्मीकि समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, वो सारे समाज के लोगों को जो है वो कैबिनेट मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा और वहां पर राज्य मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा, ये अभी जब मंत्रिमंडल बन जाएगा, उनका तैयार हो जाएगा, ये बंटवारे हो जाएंगे मंत्रिमंडल के। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आरती राव जी को यहां पर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। आरती राव जी जो हैं वो इंद्रजीत सिंह जी की बेटी हैं, पहली बार चुनाव जीत कर आई हैं, नौजवान चेहरा है, मान के चलें कि मंत्री पद दिया जा रहा है। देखिए, मैंने तो जो एक नाम लिया, गौरव गौतम का नाम लिया, जो अभी नाम लिस्ट में चल के आ रहा है। ठीक है, नाम आप लोगों के पास ज्यादा, आप लोगों के सूत्र जो है। ठीक है, प्रेम जी के पास हम यहाँ पर चलेंगे। बिल्कुल सौरभ जी, प्रेम जी के पास यहाँ पर हम चलेंगे, उनसे ही समझ ले कि आखिरकार ये जातीय समीकरण के हिसाब से जो आज मंत्रिमंडल का गठन होगा, मंत्री पद की जो शपथ है विधायक यहाँ पर लेंगे, तकरीबन 10 विधायक जो हैं, चर्चा हो रही है प्रेम जी की, वो यहाँ पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अनिल विज जी के पास जो है अब तक फोन जा चुका है कि आप भी आए, क्योंकि इसके पहले जब हमने देखा था दोबारा से, यानी कि मनोहर लाल के हटने के बाद नायब सिंह को वापस से सीएम बनाने के बाद जो है मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें अनिल विज जी की कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब एक बार फिर से अनिल विज को यहां पर जगह किरण, उसमें एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या इस बार भी उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा? जी बिल्कुल, कई सारे सवाल है। क्या उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि कुछ नया जो है वो बीजेपी करती है। प्रेम जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी शुक्रिया। देखिए, सरकार बनाने के लिए इस बार क्या है कि सहूलियत भी है तो दबाव भी है, क्योंकि अपोजिशन एक स्ट्रांग नंबर रखता है, तो बीजेपी के भीतर भी कुछ लोग दबाव बना रहे हैं कि अगर हमें जगह नहीं मिला तो हम ऐसा कर सकते हैं। और यही वजह है कि खुद अमित शाह जी को वहां ऑब्जर्वर के तौर पर जाना पड़ा कि ताकि ऐसे असंतोष को दबाया जा सके। तो इसमें है कि रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा। जो कांग्रेसी बीजेपी में गए और वो बड़ी संख्या में लोग जो कांग्रेस में से बीजेपी में जाके अच्छा परफॉर्म किया, उनको पोजीशन देनी पड़ेगी। ये भी एक दबाव है। आप चाहे दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो दक्षिण हरियाणा से आपको देना होगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान जो दलित कार्ड बीजेपी ने खेला था और मुद्दा बनाया था कुमारी शैलजा को, तो उस हिसाब से दलित को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा। यानी सामाजिक स्तर पर जो आप नैरेटिव चुनाव के दौरान बनाते हैं उसको एकोमोडेट करने का दबाव। इसके अलावा सांगठनिक रूप से सबको जोड़ना, संघ के लोग कौन हैं, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता कौन है, सीनियरिटी क्या है, सीनियरिटी में अनिल विज आ जाते हैं। तो प्रेम जी, ये माने कि ये बैलेंस करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, और शायद यही वजह रही है कि इतना वक्त जो है वो लगा कि आज के दिन को यहाँ पर जो है चुना गया। तो इतने वक्त में शायद इसी समीकरण को साधने की कोशिश में बीजेपी के जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, आला कमान है, वो सब लगे रहे। निश्चित रूप से ये इतना वक्त जो लगा है, 12 तारीख से 15 से ये 17 जो हुआ, ये तारीखें बदली, तो उसमें अंदर खाने जो भी असंतोष रहा है उसको निपटा करके एक ऐसी सरकार दी जाए। सौरभ जी आपके पास, प्रेम जी अपनी बात को कंप्लीट करिए। जिससे कि कोई बाद में कोई ऐसी स्थिति न बने, ये बात जरूर है। सौरभ जी की असहमति किस बात से है, एक बार सुन लेते हैं। सौरभ जी, देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार में कम से कम जब 1 हफ्ता 10 दिन तो हमेशा से लगता है, कोई भी सरकार हो। भाई इनके यहाँ भी तो अगर जम्मू कश्मीर में भी जीत करके आए तो कल ही तो हुआ है।
देखिए मेरा मानना है कि जो नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक ये बात भी तो थी ना कि दो पार्टियां वहां पर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में जीत वैसे ही हासिल हुई, उसको लेकर के हो सकता है कि असहमति रही हो, तो दो पार्टियों की आइडियोलॉजी भी तो मैच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिंगल आर्टिस्ट पार्टी बीजेपी का नाम लिया, आपने कश्मीर का नाम लिया, मैं कर्नाटक का नाम ले लेता हूँ। वहां पर 1 महीना लगा दिया था कांग्रेस पार्टी ने ये तय करने में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये करने में टोटल 1 महीने नहीं, लेकिन अगर आप कर्नाटका की सियासत की बात कर रहे हैं तो ये डेट नेचुरल नहीं है। पहले 12 तारीख आई, फिर 15 आया, फिर 17 आया, एक्सटेंड हो रहा है। इसीलिए वो बात है कि समीकरण नहीं बैठ पा रहा है क्या प्रेम कुमार जी? समीकरण बैठ नहीं पा रहा है क्या, इसलिए तारीखें बदल रही थी क्या? महाराज मेरे से पूछ रहे हैं ना? नहीं, प्रेम कुमार जी से। जी मैं कह रहा हूं समीकरण नहीं बन पा रहा था क्या, इसलिए तारीखें बदल रही थी क्या? निश्चित रूप से देखिए, जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो खुल करके पार्टी के नेता कह भी रहे थे, तो उन सबको साथ लेके वहाँ पर शीश नवाने का अवसर मुझे मिला है। अब मां मनसा देवी के चरणों में शीश नवाने के लिए मैं आया हूँ और आज हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, उस कार्य के ऊपर अपनी मोहर लगाई है और बड़ा विश्वास आदरणीय मोदी जी और डबल इंजन सरकार के ऊपर हरियाणा के लोगों ने व्यक्त किया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार मजबूती से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और जो आपने कहा है 25,000 युवा इंतजार कर रहे हैं कि नौकरियों की बड़ी सौगात आज 25,000 युवाओं को आप देंगे सर? बिल्कुल। आज जो हमने कहा था, हमारे जो कमीशन है, कमीशन ने अपना पूरा का पूरा रिजल्ट वो तैयार किया हुआ है, क्योंकि वो तो पहले ही उसको जारी करने वाले थे, परंतु कांग्रेस ने किस प्रकार से युवाओं के उसमें बाधा बने हैं, परंतु हमने कहा था कि वो बाधा नहीं बनने देंगे और हम जो हमारी सरकार का एजेंडा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देना, गरीब परिवार के बच्चे को भी बिना पर्ची बिना खर्ची के आज रोजगार मिलता है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे कमीशन ने उसकी तैयारी कर ली है और आज शायद वो रिजल्ट जारी कर देंगे। जो हमारे 24,000 बच्चों के हमने बात कही थी कि 24,000 बच्चों के रिजल्ट उनके तैयार हैं और वो जारी हो। सर आप मंत्री कितने बनाएंगे? सभी की नजर इस बात पर टिके कि कितने मंत्री उतलेंगे सर? देखिए, वो मंच के ऊपर ही आपको पता लगेगा और आप उसको लाइव दिखाएंगे, आपको सारा कुछ पता चलेगा। थैंक यू सर। सीएम साहब मुख्यमंत्री वो आज शपथ लेने वाले हैं, यानी कि विधायक शपथ लेंगे मंत्री पद की। लेकिन आशीष, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि खास तौर से ये जो डिले यहाँ पर और तारीखों में परिवर्तन हुआ है, ये संभवतः मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अनिल विज, राव इंद्रजीत और नायब सिंह सैनी, इनके बीच में एक टकराव वाली इसका सवाल आंचल से ले लेते, इसका जवाब आंचल से ले लेते हैं। आंचल, क्या वाकई अभी भी टकराव है? जिस टकराव का सवाल मैंने लिया था कि अनिल विज, राव इंद्रजीत, उन्हें यह लग रहा था कि विधायक दल की बैठक में उनकी तरफ से नाम उनका जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन बीच में अमित शाह जी आ जाते हैं और अमित शाह जी के आने के बाद ये दोनों जो बड़े नेता हैं वो शांत हो जाते हैं। तो क्या ये शांति उसी वक्त की थी या फिर अब ये शांति बरकरार रहेगी? देखिए, इसमें दो कारण है जो शपथ ग्रहण जो है लेट हुआ है। एक तो देखिए ये जो कि ऑफिशियली ये बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो विदेश दौरे पर थे, इसलिए देखिए वापस आए। उसके बाद केंद्र से जो है तारीखें ली गई और जब तारीख जो दी गई है केंद्र की तरफ से, उस पर ही शपथ ग्रहण रखा गया। दूसरा देखिए वजह ये भी है, टकराव भी एक वजह है। हालांकि देखिए भले इस बात को भाजपा जो है स्वीकार करती हो कि कोई टकराव नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री बदला जाता है, यानी कि मनोहर लाल को जब हटाया जाता है, तो उसके बाद अनिल विज के अंदर कहीं ना कहीं देखिए इच्छा थी और उनका नाम भी कहीं ना कहीं चल रहा था, जिसमें नायब सिंह सैनी का नाम था, अनिल विज का नाम भी था, लेकिन फाइनली जो बाजी मारी थी वो नायब सिंह ने मारी थी, क्योंकि पिछड़े समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राव इंद्रजीत की बात करें तो देखिए उनका अपना एक अलग वोट बैंक है, जो कि आपने देखा भी होगा कि 8 से 10 विधायक उनके पास गए थे, जो कि मिलने के लिए भी गए थे। उसके बाद देखिए वो खुद आपने देखा होगा कि एक उन्होंने बयान भी अपना दिया था। राव इंद्रजीत ने कहा था कि इस बार हरियाणा की जनता जो है वो दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री की मांग कर रही है। तो इन तमाम चीजों से एक कयास लगाया
बताए जा रहे थे कि जो जी, चीजें बिल्कुल। चल रही है तो संजीव जी हम आपका रुख करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आंचल, हम आपके पास वापस लौटेंगे। संजीव जी आपका हम रुख करेंगे आपसे, क्योंकि आपने यहाँ पर सौरभ जी को भी सुना, प्रेम जी को भी सुना, दोनों के जो वक्तव्य हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत नजर आ रहे हैं। आप इसको बिल्कुल, आऊंगी सौरभ जी आपके पास, आऊंगी सौरभ जी आपके पास आऊंगी। आपके वक्तव्य पे ही मैं चाह रही थी कि किस तरह से संजीव जी की भी राय ले ली जाए कि अभी 1 वर्सेस 1 हो रहा है, 2 वर्सेस 1 हो रहा है कि नहीं, वो देख ले पहले। जी बिल्कुल संजीव जी, मेरा सवाल यही है, क्योंकि रेस में कई सारे जो विधायक है वो थे, चाहे अनिल विज की हम बात कर ले, वो भी कह रहे थे कि अंबाला की जनता चाहती है, मेरे समर्थक चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं। राव इंद्रजीत, जो कि अभी आंचल ने भी बताया कि दक्षिण हरियाणा यहां पर चाहता है कि मैं यहां से सीएम बनूं। तो वही नायब सिंह सैनी, जो कि पिछले बार भी बाजी मार गए थे, जो कि पहले से डिसाइडेड था सब कुछ, अनिल विज को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। आपको क्या लग रहा है, डिले की यही एक बड़ी वजह है या फिर इसके पीछे कुछ और नजर आ रहा है? देखिए, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अभी तत्काल में, तो चर्चा की शुरुआत ही इसी बात से कर रहे हैं कि कथित रूप से चाणक्य को, राजनीति के चाणक्य को बीच में आना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि चाणक्य को तभी आने की जरूरत पड़ गई जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं था और उनके प्रभाव का इस्तेमाल करना था, उन्हें आकर के मामलों को सुलझाना था और उनके प्रभावी अपने इस सफल करने की वजह से ये सारी चीजें ठीक ठाक हुई है। तो निश्चित तौर पे असंतोष का माहौल तो था ही, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। डेट को लगातार, ये बात बिल्कुल सही है, सौरभ भाई बोल रहे हैं कि कोई बड़ी चीज नहीं है कल जम्मू कश्मीर में, और आज यदि यहाँ पे हो रहा है तो बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ है, लेकिन डेट का लगातार बढ़ाते चला जाना ये बहुत कुछ बता रहा है कि सब कुछ अंदर खाने ठीक ठाक नहीं है। निश्चित तौर पे सरकार तो बन रही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सरकार जब बनती है तो संख्याओं का जो आंकड़ा है उस आंकड़ों में बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं है। आप जब गौर से देखेंगे तो बहुत मामूली सी हेरफेर के साथ कांग्रेस भी साथ साथ पीछे है और कुछ सीटों पर तो इस तरह से जीत हासिल हुई है जिसके बारे में सरकारें 1000 से भी कम मार्जिन है किरण, कुछ सीटों पर जहां पर जीत हासिल हुई है। तो उस परिस्थिति में समीकरण बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जिन लोगों को, बाहरी लोगों को आपने टिकट दिया है या जिन लोगों को पिछली बार में आपने टिकट नहीं दिया था, इस बार उनको टिकट दिया है और उन लोगों ने यदि बेहतरीन तरीके से अपनी जीत पाई है तो सबकी दावेदारी अपने अपने जगह पे होगी ही होगी। और लेकिन दावेदारी संजीव जी, क्या अनिल विज को यहाँ पर स्पीकर भी बनाया जा सकता है क्या, कि मामले को शांत करने के लिए? भाई 7 बार के विधायक रहे हैं अनिल विज जी, बड़े चेहरे हैं और स्पीकर तो अनुभवी चाहिए ही। आशीष जी, देखिए इतना आसान नहीं होगा अनिल विज को दरकिनार करना। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अनिल विज को दरकिनार करने का क्या महत्व हो सकता है या आने वाले दिनों में उसके क्या दुर्गामी परिणाम दिख सकते हैं। तो इसलिए दरकिनार करना आसान नहीं होगा, देखना यह होगा कि उनको संतुष्ट कैसे किया जाता है। जी बिल्कुल। तो सौरभ जी आपके पास आएंगे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात को रखते हुए ये भी बताइएगा कि अनिल विज को, राव इंद्रजीत को किस तरह से संतुष्ट करेंगे? कल ऐसी क्या बात हुई होगी, एक संभवतः हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, समझते हैं राजनीति को, हरियाणा की राजनीति को बेहद बखूबी समझते हैं, तो कैसे अमित शाह ने इन सबको संभाला होगा? क्या यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी किसी से एक आश्वासन उन्हें दिया गया होगा, वादा किया होगा, किसी की बेटी को यहां पर उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई होगी, किस तरह से आश्वस्त किया होगा कि अनिल विज ने खुद आकर के नायब सिंह सैनी का नाम यहां पर लिया? देखिए, मैं आपके चैनल को ही देख रहा था एक समय, आज से कुछ दिन पहले की बात है, आपके रिपोर्टर जो है अनिल विज से जब पूछ रहे थे कि आप क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, बोले भाई साहब मैंने कभी ऐसा बयान ही नहीं दिया। जब मीडिया ने मुझसे पूछा कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या, तो अगर मेरे से कोई कहेगा मुख्यमंत्री बनने को तो मैं मना तो नहीं करूंगा। तो उन्होंने साफ साफ नकार दिया कि मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन अगर मीडिया वाले पूछे और पार्टी पूछे, उन दोनों में बहुत फर्क है। नहीं, अगर वो तो किसी से भी पूछेंगे कि आप मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन पार्टी पूछे और मीडिया पूछे तो दोनों में फर्क है। और जब मीडिया पूछती है तो उस बयान के सियासी मायने अलग निकाले जाते हैं सर। बिल्कुल, लेकिन पार्टी ने पूछा ही नहीं ना। पार्टी तो एक वक्त से सहमत थी कि नायब सैनी जी पूर्व मुख्यमंत्री। नहीं, यही तो सबसे बड़ी तो दुख की वजह है ना अनिल विज के, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा किरण, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार मुखर होकर कह चुके हैं अनिल विज साहब कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। नहीं सौरभ जी, जब मनोहर लाल जी को हटाया गया था उस वक्त में उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, मैं वरिष्ठ हूं, नायब सिंह को आपने बना दिया सीएम, यहाँ पर वो नाराज हुए थे और उसके बाद इतना बड़ा खामियाजा कि वो मंत्रिमंडल में उन्हें बुलाया गया कई बार कि आइए आप शपथ लीजिए, लेकिन वो नहीं गए, जिसके बाद वो मंत्रिमंडल से जो है वो बाहर हो गए।
देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं तो इस चुनाव की बात कर रहा हूँ। पिछले चुनाव में तो ये घटनाक्रम हमें देखने को मिला था कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से वो नाराज थे। उन्होंने अपना मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन आकांक्षाएं, उम्मीदें और चाहत खत्म हो जाती है क्या किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी में? एक बात बताइए प्रेम कुमार जी, अगर आपके दिल में कुछ है तो क्या वो समय के साथ खत्म हो जाती है क्या? सरकार में विष्णुदेव सहाय वहां पहुंचे थे, लेकिन प्रेम कुमार जी, आपके दिल में अगर कोई चाहत होगी, भले 6 महीने पुरानी वो चाहत हो, लेकिन फिर से वो चाहत पूरी करने का मौका हो, तो क्या आप उस चाहत को पूरी नहीं करना चाहेंगे क्या? या आप कहेंगे कि छोड़ो यार, वो उस समय की बात है, अब छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं? देखिए, स्वतंत्र रूप से जब मैं बीजेपी में नहीं हूं तब तो आपका प्रश्न ठीक है, मैं क्यों चाहत छुपाऊं, लेकिन बीजेपी में रहने पर चाहत छुपानी पड़ती है। मंत्री बनने वाले लोग भी बता नहीं पाते। आप अनिल विज के सौरभ दर्द को भाई ये बयां बात कर नहीं रहे हैं। मानना चाह रहे हैं। प्रेम जी, सौरभ भाई ये बात ही नहीं मानना चाह रहे हैं। मैंने जो इसीलिए मंत्री आपसे बनना सवाल लिया, चाहते सौरभ हैं, भाई ये बात ही नहीं मानना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो सबको दिखता है ना, ये मानने नहीं मानने की बात क्या, मानना ही होगा कि जो मंत्री जिनका नाम भी है कि आप मंत्री बन रहे हैं, वो भी बता नहीं पाते कि हम मंत्री बनने जा रहे हैं। तो अब वहां पर अगर कोई अब मुख्यमंत्री, तो प्रेम कुमार जी ये हो गया है कि मंत्री बनने के बाद भी खबर नहीं बताते। पहले तो कम से कम खबरें मिल जाती थी, अब तो खबर भी नहीं मिल पाती। तो डरे हुए कौन लोग हैं? जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं वो, या जो ऐसे अब माहौल बना रहा है कि नाम नहीं बताना है वो? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सरकार गिरने का डर लगता है, नेता बताएं नहीं कौन मंत्री बनने वाले हैं, सब चुप चुप चुप, केवल 2 आदमी तय करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी का एक रूप है जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सौरभ जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात को रखिए सौरभ जी, क्योंकि अभी हमने नायब सिंह सैनी को भी सुना, सवाल पूछा गया कि कितने मंत्री मंडल में जो है वो शामिल होंगे, यानी कि आपके साथ साथ मंच पे कौन कौन से और विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा ये मंच से आपको तस्वीर दिख जाएगी, आप तो लाइव दिखाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री बनने की बात आपने प्रेम कुमार जी से पूछी, उनका दर्द भी छलक सकता है। देखिए, जिस प्रकार से 1 दर्जन उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के कांग्रेस पार्टी से पहले जो है, और उनके हाथ में जो है सत्ता जो है हाथ तक आया, मुंह को नहीं लगा जो है, तो वो तो ऐसे ही हताश और परेशान है उसमें जो है, क्योंकि वो तो चुनाव से पहले ही हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन चुके थे, कुमारी सज्जा मुख्यमंत्री बन गई थी, पोस्टर लग गए थे, तमाम चीजें लग गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपकी बातें ठीक है, जो मीडिया से खबरें आ रही हैं वो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगठन है, शीर्ष नेतृत्व तो स्वयं आता है। जिन अमित शाह जी की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी स्वयं चल करके हरियाणा में बैठे हुए हैं, उन्होंने सारे जो भी चीजें सब लोगों से बातचीत की। अगर किसी की कोई नाराजगी है या किसी की कोई महत्वाकांक्षा है तो उसको एक बार पड़ेगा। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर सौरभ जी, एक बार संजीव जी के पास चलते हैं, थोड़ा मंत्रिमंडल को समझ लेते हैं जाति के हिसाब से। सौरभ जी, पंजाबी समुदाय से 3 बड़े चेहरे हैं, कृष्णलाल जी हैं, विनोद भयाना है और अनिल विज जी हैं। जाट विधायकों में से श्रुति चौधरी जी हैं और महिपाल ढांडा है। अगर हम यादव समुदाय की बात करें तो आरती सिंह है और राम नरवीर सिंह है। ब्राह्मण अगर चेहरों की बात करें तो अरविंद शर्मा है, शक्ति रानी शर्मा है और गौरव गौतम है। दलित समुदाय से बात करें तो कृष्णलाल पवार है और कृष्ण बेदी है। गुज्जर समुदाय से बात करें तो तेज प्रताप तंवर है और मनमोहन भड़ाना है। पिछड़े समुदाय से बात करें तो रणबीर सिंह गंगवा है और हरविंदर कल्याण है। और वैश्य समुदाय से बात करें तो घनश्याम सराफ जी हैं और विपुल गोयल जी हैं। इन नामों में से आपको कौन से वो नाम लगते हैं कि जो मंत्री पद की आज शपथ ले सकते हैं? मुझसे सवाल है आशीष जी? जी जी, आप ही से संजीव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि एक मुख्यमंत्री, जो नाम पहले से घोषित है कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और मुख्यमंत्री के अलावा हर एक समुदाय से वो किसी को भी अभी के वक्त में नाराज नहीं करना चाहेगी। वो मैसेज भी देना चाहेगी, आने वाले दिनों में ये भी मैसेज देगी कि दूसरे दल से लोग आ रहे हैं, उनको कितना सम्मान मिल रहा है, वो ये भी ये भी मैसेज देना। जी संजीव जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। ये हम सीधी तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं, नायब सिंह सैनी जो है वो मनसा देवी मंदिर पहुंच गए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज का दिन उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले हमने मार्च में देखा था, उन्होंने शपथ ग्रहण की थी जब मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उन्हें ये पद जो है वो सौंपा गया था और हरियाणा की कमान इन्हें दी गई थी। संजीव जी से जो सवाल हो रहा है वो सवाल का संजीव जी जवाब दीजिएगा।
सेलिब्रेट कर देते हैं क्योंकि वो मनसा देवी मंदिर से निकल रहे हैं, दर्शन पूजन किया, और जब वो निकल रहे थे उस समय के भी एक बयान उन्होंने सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज इन्हीं तस्वीरों के साथ एक इतिहास रचने जा रहे हैं किरण, नायब सिंह सैनी, क्योंकि 11वां चेहरा मुख्यमंत्री का बनने जा रहे हैं। और लगातार 2 बार जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे चौधरी बंसीलाल जी हो, चौधरी भजन लाल जी हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, और मनोहर लाल खट्टर के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच रहे हैं ये। बिल्कुल। और यहाँ पर संजीव जी आपसे जो सवाल आशीष ने पूछा था कि कौन यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनमें से एक नाम जो है लगभग क्लियर होता हुआ दिख रहा है, डॉक्टर अरविंद शर्मा। आगे आप अपनी बात को कंप्लीट करिए सर। देखिए, मैंने कहा कि किसी भी जातिगत समीकरण पे वो कमजोर नहीं पड़ना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। हर एक समीकरण पर ध्यान में रख करके वो सीटों का बंटवारा करेगी। और ये मैंने कहा कि यहाँ तक ध्यान में रखेगी कि दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को भी वो निराश नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन है और बहुत सारी संभावना इस तरह की बनती है कि बाहर से जो लोग आते हैं, कद्दावर होते हैं, उनको भी जगह देती है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश यही रहेगी। मैंने कहा कि ये केवल हरियाणा के चुनाव से इसको जोड़कर नहीं देखा जाए। हरियाणा के में जो मुख्यमंत्री बनेंगे या इनका जो मंत्रिमंडल बनेगा, उसकी छाप आने वाले दिनों में अन्य स्टेट में भी दिखाई देने वाली है। तो वो एक मैसेज भी इसके साथ साथ देना चाहेंगे आने वाले दिनों के लिए कि मजबूती के साथ वो अन्य राज्यों में जो चुनाव आगामी दिनों में जो लड़ने वाले हैं वहां पे उनकी बहुत शानदार तरीके से पहुंच और पकड़ हो। लेकिन देखना यह भी होगा कि सचमुच में जो जिन असंतुष्टों की बात हम कर रहे हैं, जिनके मन में थी, राजनीति में सारे लोग चाहते हैं कि हमें बेहतर तरीके से बेहतर जगह मिले, लगातार कोशिश भी होती है। उस जो कद्दावर हैं, जो पहले से बहुत ज्यादा सींचा है जिन लोगों ने पार्टी को, उनकी कोशिश खर्ची का ध्यान देना पहली बार युवाओं को यहाँ साइड में हमें किसी ये नहीं रुकना किसी ने, वहाँ ये ना वहाँ ये दे रही है। इसका एक आखिरी सवाल है, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं माता मनसा देवी की प्रतिमा भी भेंट मुख्यमंत्री जी को की जा रही है। कहीं ना कहीं भगवान का जो आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है, वही मिला है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर हुई है। तीसरी बार कोई भी पार्टी हरियाणा के अंदर लगातार सरकार 24,000 युवाओं की नौकरी की बात वो कह रहे थे, और उन्होंने पहले भी कहा था कि जब 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तब मैं शपथ लूंगा। और उसकी बात उन्होंने यहां पर दोहराई भी कि सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, रिजल्ट तैयार हो गया है और युवाओं को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्यों किरण? जी बिल्कुल, ये कई बड़ी बातें जो हैं उन्होंने कही हैं। और ये देखिए, यहाँ से निकलते हुए माता मनसा देवी का आशीर्वाद ले लिया है, और लेने के बाद अब वो पंचकुला का जो रुख है वो आशीष यहाँ पर करेंगे, क्योंकि दशहरा ग्राउंड जो है वहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। 11 बजे से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन 1 बजे जो है शपथ ग्रहण यानी कि ओथ सेरेमनी होगी। सीधे मैं एक बार आंचल का रुख यहाँ पर आशीष कर लेती हूँ। आंचल, तैयारियां किस तरह की हो रही हैं, कैसी जो अभी तक कौन कौन मेहमान है, अगर जानकारी आप तक पहुंच पाई हो तो वो भी आप मुझे बताइए। इसके साथ साथ आज के दिन को लेकर के, या फिर मैं ये कहूं कि नायब सिंह सैनी अगर रेस में सबसे आगे निकल गए, बाजी मार ली इस बार के सीएम पद के लिए, तो वो कौन कौन से कारक रहे, फैक्टर रहे जो उनके पक्ष में गिरे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बात कही थी, युवाओं को नौकरी की बात उन्होंने कही थी। वही दूसरी तरफ जो एक पानी की समस्या, सीवर की समस्या है, वो सबसे ज़्यादा है कई जगह पर हरियाणा में, उसको दूर करने की बात उन्होंने कही थी। इसके साथ ही देखिए, उन्होंने कहा था कि हरियाणा को जो है डबल इंजन की अगर सरकार मिलती है तो केंद्र से जो है वो हरियाणा के लिए विकास के रास्ते खुलेंगे, ये बात भी उन्होंने कही थी। साथ ही देखिए, अगर देखा जाए, देखिए आज के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तो 1:15 बजे होने वाला है पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में। वहीं दूसरी तरफ 1 लाख के करीब देखिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने दिल्ली में ही देखा है, दिल्ली से तो तकरीबन सभी मंत्री हैं, जितने भी देखिए संगठन के लोग हैं, वो सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। एमपीज को भी सबको बुलाया गया है। तकरीबन 1 लाख की संख्या जो है आज 1500 बसों का भी इंतजाम किया गया है। ये बताया जा रहा है कि लोगों को लाने के लिए जो कार्यकर्ता है, 1500 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया है।
बिल्कुल, देखिए इसी वजह से कई जगह का रूट भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर कह सकते हैं कि एक सांसद तक जो है वहां पहुंच रहे हैं। आप ये सोचिए कि अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं, राज्यों के मंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं, वो सबको न्योता गया है, तभी ये जो संख्या है 1 लाख से ऊपर जा रही है। तो ऐसे में कल से ही पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है लगातार उसको एक सवाल आंचल से मैं ले लूं, उसके बाद किरण आप सवाल लीजिएगा। आंचल, एक बात बताइए कि जो लोग वहां पहुंचेंगे उनका मुंह मीठा कैसे कराया जाएगा? लड्डू मिलेगी या जलेबी? मुझे लग रहा है जलेबी का इस बार थोड़ा सा ज्यादा जलेबी हमें, क्योंकि रिजल्ट के दिन काफी देखने को मिला। आंचल बताएंगे हमें, आंचल जलेबी लड्डू आपको क्या मिला? दोनों का समावेश वहां रहने वाला है, क्योंकि देखिए जैसे कि जो जलेबी सबसे ज्यादा प्रचलित रही थी जिस दिन देखिए मतगणना हो रही थी, तो खुद नायब सिंह ने कहा था कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो जलेबी पहुंचाएंगे कांग्रेस वालों को, क्योंकि कांग्रेस वालों ने कहा था कि हम बीजेपी को जलेबी पहुंचाएंगे, हम जीत रहे हैं। और क्योंकि जी के जीत जो है वो तो पलट गई, तो ऐसे में फिर बोले कि ठीक है, हमारे अध्यक्ष जी जो है वो कांग्रेस वालों को जलेबी पहुंचाएंगे। तो आज लग रहा है कि जलेबी और लड्डू दोनों ही वहाँ लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले। बिल्कुल, तो आज वहां पर जितने भी लोग पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, काफी उत्साहित रहेंगे और उनमें जलेबी और लड्डू जो है वो बटेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी तीसरी बार जो है हरियाणा के अंदर में सरकार बनाने जा रही है। सौरभ जी, आपका हम यहाँ पर रुक करेंगे, आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि रेस में सबसे आगे नायब सिंह सैनी जीत हासिल कर ली है, सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का तोहफा यहाँ पर दिया जा रहा है दिवाली से पहले में कि उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मात दे दी, उन्होंने पहलवानों की जो एक नाराजगी थी उसको यहां पर मात दे दी, इसके साथ किसानों की नाराजगी जिसके बलबूते कांग्रेस जो ये कह रही थी कि जीत तो हमारी होगी, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए, मात देते हुए जो है नायब सिंह सैनी ने एक ऐसी रणनीति, स्ट्रैटेजी तैयार की जिसमें ये जीत अब बीजेपी को हासिल हुई। को स्वीकार करते हुए हम हरियाणा प्रदेश के विकास को और तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम करेंगे। मैं दिल से पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, वो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो कांग्रेस युवाओं की हितैषी की बात करती है, वो कांग्रेस युवाओं की विरोधी पार्टी है। और जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है, जिस प्रकार से उन्होंने कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन नौकरियों को रोकने का काम किया था, हमने कहा था कि हम युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिना पर्ची बिना खर्चे के हमारी सरकार नौकरी देगी। हमारे कमीशन ने वो रिजल्ट तैयार किया हुआ है, जल्दी ही वो जारी हो जाएगा। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं, पूरे हरियाणा के लिए बड़े गर्व। मुस्कुराहट यहाँ पर देखिए किस तरह से मुस्कुराहट के साथ तमाम बातों का यहाँ पर जवाब देते हुए नायब सिंह सैनी और मनसा देवी मंदिर से निकलती तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चेहरे का हाव भाव, चेहरे की मुस्कुराहट, वो खुशी जो है चेहरे से, कॉन्फिडेंस जो है वो शब्दों में तो आ ही रहा है, साथ साथ चेहरे से बखूबी झलक रहा है कि कितने ज्यादा खुश हैं, मां का दर्शन करके आ रहे हैं। सौरभ जी का यहाँ हम रुक कर लेते हैं। सौरभ जी, मैंने जो सवाल पूछा था कि आखिरकार रेस में जो 3-4 विधायक थे वो थे, लेकिन उसके बाद नायब सिंह सैनी सबसे आगे निकल गए। ये जो तोहफा मिला है वो किस वजह से मिला है, आपसे समझना चाहेंगे? पहलवान की नाराजगी को मात देने को लेकर के, किसानों की नाराजगी को मात देने को लेकर, या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को यहाँ पर मात देते हुए? देखिए, जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भी नायब सिंह सैनी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वापस जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो नायब, लेकिन सौरभ जी, मुझे जहां तक याद है इस बार चेहरा नहीं रखा गया था। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, नायब सिंह सैनी के चेहरे को सामने नहीं रखा गया था। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री जब अपने कार्यकाल उनका रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने ही चेहरे पर चुनाव लड़ी थी पार्टी के आधार पे, और उसके बाद नायब सिंह सैनी के दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में। इसके बीच में कोई विवाद नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, लोग बोलते हैं। देखिए, आपने एक बात कही कि किरण जी की पहलवान, नौजवान, किसान, महिला, ये सब एक नैरेटिव सेट किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। यही प्रेम कुमार जी, यही संजीव कौशिक जी लगातार चैनल पे बैठ के बोलते थे। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी को तो आप दरकिनार नहीं कर सकते ना, वो तो था ना। एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो तो लगातार, हाँ, वो तो था, लगातार काम कर रही थी, तो होती है एंटी इनकम्बेंसी। तो क्या इसी का तोहफा मिला? मेरा तो सवाल अच्छा है, आप नाराज कहाँ हो रहे हैं सौरभ जी?
आज तो आपके सौरभ लिए जी खुशी इसलिए का नाराज दिन हो है। रहे हैं कि मेरा तो सवाल वाकई अच्छा है अच्छा कि था और दिवाली सवाल का एक तरह चुभने से वाला तोहफा था। मिल गया। अब हालांकि जीत हो गई है तो जीत के बाद तो सारे सवाल गौण हो जाते हैं, क्योंकि लोग जीत को देखते हैं, फतह को देखते हैं, लेकिन जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर बीजेपी जो है वो आशीष जी, विकास के संजीव आधार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से संजीव जी आप अपनी बात को रख दीजिए, फिर वाइंड अप का समय है। किरण, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि उनके कार्यकाल के आधार पर उनको दोबारा चुना गया है, जातिगत समीकरण के आधार पर उनको चुना गया, कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये भी नहीं है कि हरियाणा के वो सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, नौजवान, किसान और पहलवानों की बात अब बिल्कुल दब गई है नीचे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपने फ्री स्टाइल चुनाव को लड़ा है और अपनी जीत हासिल की है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। तीसरी बार सरकार भी बन रही है, लेकिन मुद्दे अभी भी वही हैं। यदि ये मुद्दे, यदि युवाओं के मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं होते तो मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले उनको ये कहने की नौबत नहीं आती कि 25,000 लोगों के सारे पेपर बना के रखे गए हैं, वो पहले दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो समझ रहे हैं कि हरियाणा में समस्या क्या है। अभी भी समस्याएं वैसे ही मुंह बाय खड़ी है, आने वाले दिनों में ये बिल्कुल, और उन समस्याओं को दूर करना ही अभी की सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया